ये जो टसल चल रही है एक ही पार्टी में तीन लोगों के बीच में, और खास तौर पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, कह रहे हैं कि भतीजा जो है वो चाचा के ऊपर भारी पड़ गया है। भतीजा ये कह रहा है कि चाचा वो उम्र हो चुकी है, थोड़ा सा आराम फरमाइए। लेकिन वहीं पर चाचा की जो बेटी है वो ये कह रही है, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, इनकी उम्र 80 पार हो चुकी है, फिर भी ये जो काम है वो कर रहे हैं। क्या है ये टसल, और आखिरकार इस विवाद की स्थिति में कैसे समाधान हो सकता है, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? जिस पार्टी के सिंबल को लेकर ये गुट आपस में भिड़ रहे हैं, आखिरकार इलेक्शन कमीशन उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकता है, आज हम लोग इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। अजीत पवार एक ऐसा नाम है महाराष्ट्र के अंदर जो कि अगर एक बात कोई कह दे तो एनसीपी के बहुत सारे समर्थक इनके पीछे चले आए, और इसी स्थिति के कारण आज शरद पवार के कई एमएलए जो है वो अजीत पवार के गुट के अंदर जाकर शामिल हो गए हैं। उनका यह दावा है कि लगभग 9 नहीं 40 एमएलए जो है वो शरद पवार के इस गुट के अंदर जा सकते हैं, अजीत पवार वाले। सुप्रिया सुले, जिनको एनसीपी का अध्यक्ष बनाया गया था, उस बात के ऊपर नाराज थे अजीत पवार, और सुप्रिया सुले ने यह कहा है कि बीजेपी ने एनसीपी को भ्रष्टाचार की पार्टी कहा था, इसका मतलब है कि यह बीजेपी के ऊपर भी प्रहार है। और सुप्रिया सुले ने यह भी कह दिया कि वॉरेन बफेट जो थे उन्होंने भी 80 साल की उम्र में जाकर बहुत बेहतरीन काम किया था, तो शरद पवार क्यों नहीं कर सकते। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, और काफी डेप्थ जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर शरद पवार, वाईवी चौहान और पूरा उनका ऑफिस जो है वो यहां पर बैठा हुआ है। आप लोग गौर से देखेंगे तो कुछ कार्यकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं जिनके उनके गले के अंदर जो है वो एक सिंबल के तौर पर, एनसीपी के सिंबल के तौर पर एक घड़ी जो है उसका निशान यहां पर है। यहां पर शरद पवार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार आगे क्या करना चाहिए। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार एनसीपी जो है वो आगे चलकर क्या कर सकती है। सिर्फ एक बंदा काफी है, शरद पवार के लिए बात कही गई है। यह बात है 10 जून 1999 की, जिस समय शरद पवार की एनसीपी पार्टी कांग्रेस से अलग हुई थी। एक व्यक्ति के दम पर पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी खड़ी हुई, और आज वो बंदा अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का महत्व दिलाता है। खैर वो बात अलग है कि 2023 के अंदर एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल जो पार्टी है उसके दर्जे से हटा दिया गया था, लेकिन अब तक ये पार्टी नेशनल लेवल तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए ये जो व्यक्ति है, समर्थक है, ये शरद पवार के बारे में कह रहा है कि सिर्फ एक बंदा ही काफी है, एक अकेला जो है वो सब पर भारी है। आगे चलते हैं, इस फोटो को आप लोग देखिए। अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ में है, और इन्होंने भी यही सिंबल जो है वो यहां पर गले के अंदर डाल रखा है, घड़ी वाला सिंबल। तो आखिरकार ये सिंबल जो है, पीछे भी आप लोग देख रहे हैं, ये सिंबल जो है वो आखिरकार किसका है, कौन इसको यूज करेगा आगे जाकर, इस चीज को भी हम लोग क्लैरिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक ग्राउंड रियलिटी जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वोटिंग जो है कि 2019 के अंदर आप लोग को पता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है 106 सीट के साथ में। शिवसेना के पास में 56 सीट थी, एनसीपी के पास में 53, कांग्रेस के पास में 44, और 29 सीट जो थी वो अन्य की थी, एक सीट इसमें खाली रही थी। एट प्रेजेंट क्या है, 106 सीट बीजेपी के पास में है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे जो है उनके गुट के पास में 44 सीट है। अभी हम लोग यहां पर बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे यहां पर, और इस वाले पे 2 पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। अजीत पवार जो है इन्होंने कहा है कि 9 एमएलए जो है वो मेरे साथ में है, लेकिन 9 नहीं 40 विधायक वो मेरे साथ में है। और शरद पवार 44 एमएलए जो लेकर बैठे हैं, कह रहे हैं कि इसमें से 40 एमएलए जो है वो मेरे साथ में और आ जाएंगे। और ये जो है वो बेसिकली बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ में मिलकर सरकार जो है वो अब चलाएंगे। आप लोगों को पता है कि अजीत पवार जो है वो डेप्यूटी सीएम की 5 बार शपथ, 5वीं बार जो है शपथ ले चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर डेप्यूटी सीएम 5वीं बार जो है वो बन चुके हैं। 2 अब डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं महाराष्ट्र में, एक तो कौन हो गए, देवेंद्र फडणवीस, और दूसरे हो गए अजीत पवार। एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्रियों के साथ में है। लगभग 5 उप मुख्यमंत्री जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पूरे देश में अगर हम लोग बात करें
तो ऑलमोस्ट 23 to 24, अब जो है 24 हो चुके हैं अजीत पवार के साथ में, अगर हम लोग काउंट करें तो 24 जो है वो उप मुख्यमंत्री अभी पूरे भारत के पास में है। राजस्थान के अंदर जब सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, तब तक 25 उप मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने के बाद फिर 24 हो गए। ठीक है, अब हो सकता है कि काउंटिंग जो है वो 24 या 25 पर जाकर बैठेगी। तो यहां पर अगर ये 40 विधायक एनसीपी के पास में यानी कि अजीत पवार के पास में चले जाते हैं तो मामला जो है वो कुछ और ही हो जाएगा। 10 जून 1999 को जो है वो एनसीपी की स्थापना हुई थी और ये कांग्रेस से टूटकर जो है ये पार्टी बनी थी और संस्थापक शरद पवार थे, पीए संगमा थे, तारिक अनवर, 3 लोग जो थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस ये जो पार्टी है इसके फाउंडर बने थे। ठीक है, पार्टी की स्टूडेंट विंग जो है इसका नाम है नेशनलिस्ट स्टूडेंट कांग्रेस, यूथ विंग है इसका नाम है नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस, और इसकी महिला जो मोर्चा है उसका नाम है नेशनल वीमेन कांग्रेस। ठीक है, पार्टी का कलर जो है वो पैसिफिक ब्लू है। सन 2000 में एनसीपी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, लेकिन अप्रैल 2023 के अंदर ये जो पार्टी का दर्जा है, नेशनलिस्ट पार्टी का दर्जा, वो वापस से छीन लिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अभी चीफ कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यह राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी यूपीए के सहयोगी है। केरल में इसका लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से गठबंधन है। पार्टी की लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 4 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 54, केरल में 2 सीट है, गोवा में 1 है, गुजरात में 1 है और झारखंड में 1 सीट जो है वो एनसीपी के पास में है। पार्टी का सिंबल अलार्म घड़ी है। पार्टी का फ्लैग भारत के तिरंगे जैसा है, बस अशोक चक्र की जगह घड़ी लगी हुई है। ठीक है, और बेसिकली डिस्प्यूट इसी को ही लेकर है कि सिंबल कौन रखेगा, इस चीज को हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए यहां पर इलेक्शन जो सिंबल होता है उसके लिए बेसिकली सिंबल एक स्टैंडर्डाइज सिंबल अलोकेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी, एक स्टैंडर्डाइज सिंबल जो है वो अलोकेट किया जाता है ताकि जो इलिटरेट पीपल है या फिर आप जब ईवीएम के ऊपर वोट करने के लिए जाते हैं तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि वोट किसको देना है। ठीक है, और इलेक्शन सिंबल जो है वो बेसिकली एक रिप्रेजेंट करता है पार्टी को। ठीक है, ऑर्डर 1968 एक अधिनियम जो है वो इसके लिए काम करता है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंट करता है पार्टी को वो सिंबल। अच्छा, अब देखिए क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की पावर रखता है। तो इलेक्शन सिंबल रिप्रेजेंटेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 एम्पावर टू द इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल। उसके पैरा 15 के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है उसको पावर जो है वो दी गई है कि वो सिंबल जो है वो किसको अलॉट करे और किसको नहीं करे। इस पूरी चीज की मैं आप लोगों को एक कंबाइंड जो है वो व्याख्या बताता हूं जिससे आप लोग इसको समझ पाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज को डिसाइड कैसे करता है? डिसाइड करता है कि जिसके पास में मेजोरिटी होती है, जिस पार्टी के पास में, उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन जो है सिंबल वो दे दिया जाता है। अभी जैसे हम लोग बात करें अजीत पवार और शरद पवार के बीच में जो टसल चल रही है, जो डिस्प्यूट है, इसके बीच में सिंबल किसको मिलेगा? जिसके पास में सबसे ज्यादा एमएलए के जो मेजोरिटी है उसके पास में सिंबल चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऐसे डिसाइड कर लेगा उसको। और अगर मान लीजिए कि 2/3 मेजोरिटी से वो एमएलए अगर अजीत पवार के पक्ष में जाते हैं तो ये इलेक्शन सिंबल जो है वो भी जो अलार्म घड़ी वाला है वो किसके पास में चला जाएगा? अजीत पवार के पास में, वो उसका यूज कर पाएंगे। लेकिन शरद पवार को आप लोग कम मत समझिएगा, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनका जो आगे कदम होगा वो क्या होगा कोई कह नहीं सकता है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि बेसिकली आखिरकार किसके पास में जो है वो यूनिटी है, ठीक है, किसके पास में जो है मेजोरिटी है, वही व्यक्ति जो है वो इलेक्शन सिंबल को जो है लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हुई इतनी बात। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई अनिश्चितता होती है, नो सर्टेनिटी, तो फिर क्या होता है? इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन में फ्रीज द पार्टी सिंबल, वो जो सिंबल है उसको क्या कर सकता है? वो फ्रीज भी कर सकता है कि कोई भी यूज नहीं करेगा। अलाउ द ग्रुप टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद न्यू नेम्स, ठीक है, एंड प्रीफिक्स सफिक्स, मतलब ये कह देगा कि आप नए सिंबल को लेके आइए, पुराने वाले सिंबल को आप यूज नहीं करेंगे, उसको फ्रीज कर दिया है हमने। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इतनी पावर रखता है। तो सीधी सीधी बात है कि जिसके पास में मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी है, वही व्यक्ति जो है सिंबल का यूज करेगा। अगर अनसर्टेनिटी आती है तो इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज को डिसाइड कर देगा कि इसको फ्रीज कर देते हैं, आप अपना अपना सिंबल अपना लीजिए। यहां पर इजीली आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है
कि अगर कम से कम 2/3 सदस्य अगर विलय के पक्ष में होते हैं तो वो पार्टी बेसिकली अपना पूरा का पूरा पार्टी जो है वो चेंज कर सकती है। तो अगर अजीत पवार के पास में 2/3 मेजोरिटी होती है तो बेसिकली पार्टी के अध्यक्ष जो है अजीत पवार बन जाएंगे। और नॉर्मल सी बात है, जो सुप्रिया सुले हैं, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो अजीत पवार जो थी, इनके मन में यह था कि पार्टी के अंदर सीनियर मैं हूं, मुझे बनाना चाहिए। लेकिन शरद पवार कह रहे कि एक बार भैया मुझसे अगर कहते तो सही, कि अगर बनना था तो मुझे कहते, मैं बना देता। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं, अगर बनाना ही था तो पहले बना देते। तो यहां पर इन्होंने कहा कि अब मैं जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे आगे आके मिलूंगा, ये कहा है बेसिकली अजीत पवार ने, और जनता के लिए मैं काम करूंगा। देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होता है। तो ये टॉपिक जो है वो हमने क्लैरिफाई किया है। यहां पे देखिए आप लोग, मैं इसको पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। 1985 के अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदल का विलय जो है माना जाता है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अनुसार दल बदल विरोधी में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कम से कम 2/3 सदस्य विलय कर रहे हो। इस प्रकार इस कानून के तहत एक बार अयोग्य सदस्य उसी सदन की किसी सीट पर किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिए मामले को सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो कि न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। हालांकि कानून एक समय सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के फैसले का जो है फैसला करना होता है। तो ये पूरी टसल जो है वो हम लोग समझ चुके हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि लेक्चर आप लोग कैसा लगा, और इसके बारे में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए।